नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दागी नेताओं के लिए विशेष अदालत का गठन सही, राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली का बयान। विपक्ष का बराबरी का हक छीनने का आरोप। राज्यसभा से कंपनी संशोधन विधेयक पारित, कारोबार सरल बनाने का प्रावधान। फर्जी तरीके से धन उगाही पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस्तीफा, गुजरात में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का दौर। विधायकों से राय लेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। ओखी तूफान से पीड़ित इलाकों में राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश, प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। 325 करोड़ के पैकेज का ऐलान। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी, भारत को बताया बढ़ती वैश्विक ताकत। ट्रंप ने कहा आतंकी समूह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे पाकिस्तान। और आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन के फैसले का बचाव किया है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिज्ञों को संदेह से परे होना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि ये उनके संविधान से मिले बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के लिए विशेष अदालतों के गठन का मुद्दा उठा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों पर जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज के सामने नजीर पेश करने की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जेटली ने कहा कि राजनीतिज्ञों को संदेह से परे होना चाहिए। Can we say that we have a vested interest in ensuring that at least our cases are delayed? Or should at least be in our interest that, like Caesar's wife, we must be above suspicion, and if an allegation is made, let it be tried expeditiously. How can elected members say we have a vested interest in ensuring that our trials are also delayed? So if the courts have said it, we should not try and gang up again. टीडीपी और जेडीयू ने सरकार के इस फैसले को सही बताया। Me and my party, we welcome it, sir, because we have to differentiate. Others are not lawmakers. MLAs and MPs are lawmakers. Their cases will take prolonged. They are sitting and making lawmakers. After that, it is very correct decision. सर, महाभारत की ये उक्ति है कि महाजनों ये पंथा, जो समाज के अगुआ लोग हैं वो मार्गदर्शक बने, और इस मामले में हम कानून बनाने वाले हैं। मैं रमेश जी की बात से सहमत हूं कि हमें एवं बोर्ड होना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए इस मसले को उठाया। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का भी मानना है कि विशेष अदालतों के गठन से राजनीतिज्ञों को लेकर गलत भावना पैदा होगी। विशेष अदालत बनाने के लिए संविधान में संशोधन करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल 14 को अगर आप खत्म करेंगे तो आर्टिकल 14 में आपको संशोधन पेश करना पड़ेगा। इन पब्लिक परसेप्शन इट इज द प्रोफाइलिंग and excessive vilification of elected representatives, because in this country there are people accused of heinous crimes, murders, rapes, but there are no such initiative taken by the government. There is a constitutional obligation on the state that provide speedy justice. Now speedy justice would mean speedy criminal justice in particular to all the citizens of India without any discrimination. Right. Merely because they are poor, they can't be indefinitely consigned to the prisons, and neither we decide whether they are guilty nor innocent, and we say that, well, your cases will come at the end. That will not be fair. Government will set up special court for those people who have willfully defaulted 8.5 lakh crores of public money from the banks. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के लिए 12 विशेष अदालतों के गठन का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को इन अदालतों के गठन को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष अदालतों में 1 मार्च से सुनवाई शुरू हो जाए। इसके लिए संबंधित राज्यों को हाईकोर्ट से सलाह मशविरा कर अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने केंद्र को ऐसे मामलों से जुड़े आंकड़े जुटाने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक लोकसभा के 184 और राज्यसभा के 44 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। वित्त मंत्रालय 8 दिसंबर को ही इन 12 अदालतों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दे चुका है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद KTS तुलसी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी पर। जिस तरीके से ये पूरा मसला है और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि मार्च से ये अदालतें काम करना शुरू करें, आज संसद में कई सांसदों में, जिसमें आप भी शामिल थे, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और कुछ लोगों ने दूसरे तर्क भी रखे। आपकी राय क्या है? क्या सांसदों के लिए या विधायकों के लिए विशेष अदालतें क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें हर्ज क्या है? सरकार कह रही है कि इससे कम से कम जो कानून बना रहे हैं लोग, उन पर कोई दाग न लगे, उनके खिलाफ स्पीडी कार्रवाई हो या ट्रायल हो, ताकि राजनीतिक तौर पर कई बार जब केसेस बनते हैं तो उनकी जो इमेज है वो खराब ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 21 के अंतर्गत हर एक जिसके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जाता है, फौजदारी मुकदमा, उसको अधिकार है कि उसका केस एक्सपीडिशियसली, जल्दी से जल्दी तय हो कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया। भारत में 2-2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे प्रिजनर्स हैं जेलों में जो के अंडर ट्रायल्स हैं। इन अंडर ट्रायल्स में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल से भी ज़्यादा अपनी सज़ा काट ली है, हालांकि उनकी ट्रायल ख़त्म भी नहीं हुई, कई केसेस में शुरू भी नहीं हुई। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल से जेल में बैठे हैं और अभी तक तय नहीं हुआ कि वो दोषी हैं या निर्दोष हैं। सवाल ये है कि सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े वकीलों को करने का, हम उनके केसेस को कतार में सबसे पीछे लगा देते हैं। तो ये सही नहीं। जिसका केस सबसे पुराना है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये जो कानून बनेगा, ये जो अदालत बनेगी, 13,000 केसेस इनको दिए जाएंगे। अगर इनको 1 साल लगा, 2 साल लगा, तो ये जो जजेस का पूल है उनमें से ही तो आके ये अदालतें बन रही हैं। इसका मतलब जिसकी बारी आने वाली थी, जो गरीब जेल में बैठा है, उसके केस की बारी आने वाली थी, अब एक साल और लंबित हो जाएगी। आपकी चिंता ये सर कह रहे हैं कि जो जेलों में बंद आम आदमी हैं, उनकी हियरिंग के लिए उनको न्याय के लिए अदालतें तेजी के साथ काम करें, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। लेकिन सर, इसमें दूसरा तर्क ये कहा जा रहा है कि आप जैसे लोग, यानी कि जो सांसद और विधायक हैं, वो जब सदन में होते हैं और कानून बनाने का काम आप लोगों के जिम्मे है, जो सबसे अहम है, उसमें राजनीतिक तौर पर हमेशा ये बयान आते हैं कि विद्वेष की भावना से, राजनीतिक लिहाज से केस लगाए गए, कुछ फर्जी केस लगाए जाते हैं और उनकी हियरिंग कई बार बड़ी लंबी होती है। हम जानते हैं भारतीय कानून व्यवस्था को और अदालतों को। अब ऐसे में अगर कोई एक शख्स, हम ये माने सिनारियो 1 में कि अगर वो साबित होता है कि उसके खिलाफ आरोप सही थे और वो किसी कानून को बनाने में शामिल भी था, तो फिर आपको नहीं लगता कि इससे उस कानून की वैधता या उसके प्रभाव पर असर पड़ेगा? इस बेहतर है कि स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ अदालतें बनाई जाएं और साथ ही जो आपने कहा कि आम लोगों के लिए भी सिस्टम को थोड़ा सा राउंड अप किया जाए, स्पीड अप किया जाए। ये गरीब लोग क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं उनका अधिकार जो है स्पीडी ट्रायल का, वो क्यों छीना जा रहा है? जो 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से जेल में बैठे हैं और उनके मुकदमे का फैसला नहीं होता। पहले अब जो विधायक हैं उनके केसेस का फैसला करेंगे। वो कहेंगे विधायकों ने हमारा हक छीन लिया, क्योंकि स्पीडी ट्रायल का अधिकार तो सबका है, संविधान सबके लिए है। ये कहना कि हम क्योंकि लॉ मेकर्स हैं इसलिए हमें प्राथमिकता मिलेगी, आखिर गरीब का कौन सोचेगा?
जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनको जमानत भी नहीं मिलती, अगर जमानत मिलती है उनके पास जमानत के लिए पैसा जमा कराने के लिए नहीं है, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे क्या? हम अपने बारे में सोचें कि हमारे केस तो जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन बाकी लोग बैठे रहें। तुलसी सर, तो ये न्याय नहीं है। तुलसी सर, न्याय वो है जिसका सबसे पुराना केस है, उसको पहले लिया जाए। सांसदों या विधायकों की ओर से आ रही है कि समानता, आर्टिकल 14 और 21 की इसका आपने जिक्र किया कि उसके तहत बराबरी का अधिकार है, लेकिन उससे एक मैसेज जो ये भी जा रहा है कि क्या राजनेता हमारे स्पीडी ट्रायल से बचना चाहते हैं, इसीलिए आम जनता के आवरण को ओढ़ रहे हैं, या फिर अगर वो चाहते तो फिर अब तक आम जनता के लिए अदालती सिस्टम को तेज क्यों नहीं किया गया? ये भी जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी। नहीं, ये जिम्मेवारी जो है ये अदालत की है। अगर आधे से ज्यादा समय PILs में लग जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो कब फैसला होगा अपील्स का? कब ट्रायल शुरू होगी? हमने अपने लिए तो जल्दी एक्सपीडाइट कर लिया। ये देखिए, एक्सपीडिशियस ट्रायल जो अधिकार है, ये अपना गुनाह, अगर हम गुनाह किया है तो सजा पाएं, और अगर बेगुनाह हैं तो हमें बेगुनाह जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। मगर उस गरीब का कौन सोचेगा जो जेल में बंद बैठा है? वो क्योंकि जेल में बंद है इसलिए उसकी आवाज क्या संसद तक नहीं पहुंचनी चाहिए? नहीं, उस पे सर संसद को ये भी विचार करना है, लेकिन क्या एक गुनहगार किसी कानून को बनाने में शामिल हो, उसके विचार शामिल हो, ये अपने आप में सबसे बड़ा जुर्म नहीं होगा? तो अगर गुनहगार जो है उसने 100 रुपए का उसके खिलाफ इल्जाम है, वो 5 साल से जेल में रहे, उसका कौन जिम्मेवार है? जिन लोगों के 10 साल से मुकदमे का तय नहीं हुए और फिर भी वो जेल में बंद हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? जिसने 10 साल काट ली सजा और फिर उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया, तो उसका कौन जिम्मेवार है? उसकी जवानी कौन लौटाएगा? उसके 10 साल कौन लौटाएगा? सवाल तो ये है, जिन लोगों को आपने जेल में बंद किया है, उनके केसेस सबसे पहले क्यों नहीं लिए जा रहे? बिल्कुल सर, ये गरीब के लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अदालत को भी और संसद को भी। बिल्कुल तुलसी साहब, ये नहीं हम कर सकते कि जो आप बात कर रहे हैं इसलिए उनके बारे में सोचा ही ना जाए। यही चाहता है कि उसके मामले भी तेजी के साथ निपटाए जाएं और बिना वजह उसे 10 साल, 5 साल, 20 साल तक जेल में रहना पड़ता, वो भी ना हो। लेकिन दूसरी बात की राजनीति को स्वच्छ करने की जब बात होती है तो ये भी शायद एक कदम कारगर हो सकता था, लेकिन दोनों दिशाओं पर काम हो, जैसा कि आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। राज्यसभा ने मंगलवार को कंपनी संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया है। लोकसभा से पारित हो चुके इस बिल में कारोबारियों के लिए कारोबार की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। साथ ही राज्यसभा से भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक भी पारित हो गया। अर्थव्यवस्था को गति देने और देश में कंपनियों के वास्ते कारोबारी प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन को आसान बनाने वाले कंपनी संशोधन विधेयक 2017 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि विधेयक के जरिए कंपनियों के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को खत्म कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर निवेशकों की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। It is specifically provided and requisite amendment has been made, and it is provided that if companies, it is not mandatory for the company to spend the CSR in the same area, and this is exceptions are there. If they want, they can go outside that area.
all the activities have been provided under the schedule. So they can't go beyond that schedule. इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि छोटे उद्योग वाली कंपनियों और बड़ी कंपनियों के लिए एक ही कानून लागू करना खतरनाक हो सकता है। कई अन्य सांसदों ने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से लेकर CSR के मुद्दों पर सवाल उठाए। You have only one act. That act applies to large companies, to medium companies, and to small companies. If you make provisions in that act, keeping in mind what you want to do only for small and medium companies, the consequence will be inevitably the relaxations that you give will apply to large companies also. सर, ये सारा एक इंक्लूसिव एफर्ट है जिससे सिस्टम को क्लीन करने में मदद मिलेगी, व्यापार भी ग्रो होगा और सर इथिकल प्रैक्टिसेस अपनाने वालों को इंसेंटिव भी मिलेगा। जो इस सिस्टम को नहीं मानेगा उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान भी इस बिल में किए गए हैं। ये मैं चाहता हूं कि इसका कुछ इस तरह से प्रोविजन होना चाहिए कि जिस स्टेट में जितना व्यापार वो कंपनी कर रही है उतनी परसेंटेज में वो वहां पे CSR में यूज करे, जिससे सर वहां का भी तो डेवलपमेंट हो सके। Now you are exempting them from the compliance regime altogether. What is the rationale behind that? How the national interest will be served by that? Accepting, pleasing or appeasing the government of their home countries. The foreign companies are coming from where? I think this clause also should be dropped altogether. Kindly examine whether you can enforce this companies so that they spend it in other areas also, rural areas also. Yes, sir. पीपी चौधरी ने अपने जवाब में बताया कि कंपनी अधिनियम में नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था है। लोकसभा इसे बीते सत्र में पारित कर चुकी है। 2013 के विधेयक में कई सुधारों और संसदीय स्थायी समिति से गुजरने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद अब दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश हो रही है। जहां पर हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल की हार के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों की तलाश करनी पड़ रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जीत के बाद बीजेपी में दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों की तलाश तेज हो गई है। पार्टी ने दोनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक तय किए हैं जो राज्यों में जाकर विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अरुण जेटली और सरोज पांडे गुजरात जाकर विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हम पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। ये निर्णय वहां के संगठन की ओर से होता है। विधायक दल की बैठक आहूत होती है। विधायक दल की बैठक में हमारी मौजूदगी होती है। तो जब बैठक आहूत होगी तो हम लोग वहां पर मौजूद होंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद नए नाम की तलाश तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर जल्द हिमाचल जाकर नए मुख्यमंत्री के चयन की निगरानी करेंगे। यहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और अजय जम्वाल के नाम की चर्चा है। पार्टी ने मुझे ये जवाबदारी सौंपी है कि वहाँ विधायक दल के नेता के निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जावे। पार्टी चर्चा करेगी और अपना नेता तय करेगी और सरकार चलाएगी। अभी तो पार्टी का नेतृत्व जो है वो सारी चीजों को तय करेगा और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पार्टी की जिम्मेवारी छोटी बड़ी जो भी मिली उसको निभाया है। आने वाले समय में उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करेंगे। इस बीच गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे सामने आने के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने गुजरात नतीजों को बीजेपी के लिए झटका बताया। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और गुजरात में पड़ा है। मुझे वहां पता लगा कि जो मोदी जी का मॉडल है एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते ही नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को जनादेश का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस हार के नए मायने तय कर रही है। आत्मपरीक्षण वो करेंगे ऐसा लगा था, उसके बजाय वो कह रहे बीजेपी को झटका लगा। तो हम हारे हैं, कांग्रेस हारी है, ये समझाने में उनके मैनेजर विफल रहे हैं
मोदी जी का एकमात्र अगर हमारा कोई पूंजी है तो विश्वसनीयता पूंजी है। गुजरात में बीजेपी ने 182 सीटों में से 99 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुईं, 6 सीट अन्य के खाते में गईं। हिमाचल में बीजेपी 44 सीट जीतकर करीब 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओखी तूफान से पीड़ित राज्यों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। बाद में केंद्र सरकार की ओर से पीड़ित राज्यों के लिए 325 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1400 घर बनाए जाएंगे। हर लाभार्थी को इसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल के ओखी तूफान से पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कावरत्ती, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कामों की समीक्षा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने तूफान पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों की जानकारी ली। इसके अलावा प्रधानमंत्री मछुआरों और किसानों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार ओखी तूफान से पीड़ित क्षेत्रों और लोगों पर निगरानी रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी बचाव और राहत कार्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान ओखी ने नवंबर में लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से 88 लोगों की जान भी गई, जबकि मछली पकड़ने गए हजारों मछुआरे समुद्र में ही फंस गए थे, जिन्हें नौसेना की मदद से बचाया गया। चक्रवात के बीच फंसे मछुआरों में से 100 से ज्यादा अभी लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी के लिए समान अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया है। मंगलवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सालाना लेक्चर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक विषय पर लेक्चर दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के 10वें सालाना लेक्चर में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में अल्पसंख्यकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को सीखने, कमाने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन वाज सेइंग तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण, सम्मान के साथ सशक्तिकरण। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। सिंपल सशक्तिकरण नहीं, सम्मान के साथ होना चाहिए। दे आर ऑल्सो इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, एवरी ग्रुप एंड सब ग्रुप। और उनको जो सम्मान से मिलना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा भावना उनमें पैदा करना बाकी लोगों का दायित्व बनता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय, आजादी, समानता और सद्भाव ये चारों संवैधानिक स्तंभ हैं जिनके आधार पर भारत का लगातार निर्माण हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उसे किसी भी शक्ल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान के साथ सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। बहुत दिनों से मांग होती थी कि अकेले बगैर महरम के महिलाओं को हज पर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, और उस वक्त जो है उस पर रोक लगी हुई थी। मोदी जी की सरकार ने उस रोक को खत्म किया और अब महिलाएं बिना महरम के, बिना पुरुष के रिश्तेदार के हज पर उनका अगर मसला खिलाव करता है तो हज पर जा सकती हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के अलावा कई देशों के उच्च और राजदूत मौजूद थे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक अहम खबर जो कि अमेरिका से है। अमेरिका ने भारत को एक बढ़ती ही वैश्विक शक्ति बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को भी कहा है। तो छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारत को बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति बताते हुए अमेरिका ने मंगलवार को अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी नीति में कहा गया है कि भारत के एक वैश्विक शक्ति और मजबूत रणनीतिक और रक्षा सहयोगी के तौर पर उभरने का स्वागत करते हैं। अमेरिका भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा, साथ ही पूरे क्षेत्र में भारत के बढ़ते संबंधों का वो समर्थन करेगा। साथ ही हिंद महासागर और व्यापक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व का समर्थन भी अमेरिका करेगा।
अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ चतुर्भुज सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अमेरिका की सुरक्षा नीति में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहेगा। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो ऐसे किसी भी देश के साथ कोई भागीदारी नहीं रखेगा जो आतंकवादियों का समर्थन करता हो। अमेरिका पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का सही तरीके से प्रबंध करने को लेकर भी दबाव बढ़ाएगा। We have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. ट्रंप ने चीन और रूस को अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि को नष्ट करने वाला देश बताया है। अमेरिका का मानना है कि चीन से कई देशों को अपनी संप्रभुता खत्म होने का डर है। ट्रंप ने साफ किया कि वो दक्षिण एशियाई देशों को अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।